अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की भी बात होगी और दीगर पाकिस्तानी सूरत हाल, इकॉनमी से जुड़ी और कारोबार से जुड़ी, उस पर भी बात करेंगे। गैस शॉर्टेज एक बड़ा मसला है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और इंडस्ट्री के साथ साथ आम आवाम के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर गैस नहीं होती तो यकीनी तौर पर दीगर ज़राए की तरफ जाना पड़ता है जिसमें सिलेंडर्स का इस्तेमाल होता है और फिर आवाम की जेब पर मज़ीद बोझ पड़ता है। एक गैस का बिल लाजमन तौर पे आता है, दूसरा आपको गैस आर्टिफिशियल तरीके से सिलेंडर्स के ज़रिए ख़रीदनी पड़ती है जो कि ख़तरनाक मरहला भी है और महंगा भी है। इस तरह अशिया ज़रूरिया एक तरफ महंगी हो रही हैं, दूसरी तरफ गैस की शॉर्टेज, तीसरी तरफ बिजली का महंगा होना। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर भी होती दिखाई दे रही इकॉनमी के हवाले से, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिसके अशारियों पर बात कर रही है, जिसमें करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हुआ है। लेकिन क्या करंट अकाउंट डेफिसिट के सरप्लस होने से तमाम मसाइल हल हो गए? पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़े, लेकिन क्या रेमिटेंसेस बढ़ने से पाकिस्तानी अवाम तक उसके समराद या कोई फ़ायदा पहुँच रहा है? पाकिस्तान की इकॉनमी पर इस वक्त कितना प्रेशर है? आने वाले बजट और उससे पहले की सूरत हाल क्या होगी? और इस वक्त की जो सूरत हाल, जो बजट गुजरा है, उसके बाद क्या तरक्याती जो मनसूबे थे उस पर मुकम्मल तौर पर खर्च हो पाएंगी चीज़ें? और बहुत सारी चीज़ें। FATF की तलवार पाकिस्तान पे फिर लटक रही है, ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान मौजूद है। और फिर 2020 में गर्दिशी कर्जे, यानी साल 2020 के गर्दिशी कर्जे 30% बढ़े हैं जो 21 खरब 50 अरब रुपए पर जा पहुँचे। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल कुछ बेहतर रही, पिछला हफ्ता बहुत अच्छा रहा। इस हफ्ते भी मार्केट का आगाज़ बेहतरी के साथ हुआ, 584 पॉइंट्स पॉजिटिव है, 41,850 पर खड़ी है। लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्ते, जो पिछले हफ्ते से भी पहले के 2 हफ्ते थे, उनमें बड़ा प्रेशर रहा है स्टॉक मार्केट पर। हारून अस्करी साहब, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनके साथ साथ राना एहसान अफजल खान माहिर मुआशियात हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी, मैंने कहता हूँ बहुत बेहतर तरीके से पॉलिटिकल सिचुएशन के साथ साथ मईशत को डिफाइन भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब, सर स्टॉक मार्केट की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है सर, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है। पिछले वीक भी हमने देखा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बड़ी बेहतर रही, आज भी बड़ी बेहतर रही। कुछ नेगेटिविटी थी जो FATF के हवाले से थी। क्या हुआ सर? ग्रे लिस्ट में तो है पाकिस्तान, फिर एकदम से स्टॉक मार्केट का बेहतर होना, ज़रा समझाएं क्या वजह है? देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। दूसरी बात ये कि स्टॉक मार्केट जो है उसकी बेहतरीन वजह यह है बढ़ने की कि जो हमारे रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं और अच्छे कॉर्पोरेट रिजल्ट्स ख़ासतौर से सीमेंट की कंपनियों में, फर्टिलाइज़र की कंपनियों में, ट्रैक्टर की कंपनी में, बैंकों में बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। और जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि पिछले दिनों, जैसा कि आपने अपने प्रीएम्बल में कहा कि तकरीबन 157 अरब रुपए का इजाफा हुआ कैपिटलाइजेशन में, मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो और इससे भी आगे जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ गुड कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो मईशत है, जिसके अंदर अभी हमें नज़र आ रहा है करंट अकाउंट का खसारा जो है हमारा, वो अब सरप्लस में नज़र आ रहा है पिछले 3 महीनों से। रुपए की कीमत में इस्तेकाम है और रुपया इस वक्त जो है वो पिछले 5 माह की मुद्दत में सबसे ज़्यादा हाइट पर है। तो ये वजूहात है इसकी वजह से। सर लेकिन FATF की तलवार तो वहीं लटक रही है, FATF से हम बाहर नहीं आए। मैं ज़रा राना एहसान साहब से भी इस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। राना साहब, FATF का मामला वहीं का वहीं है। तमाम तर जगह से यही खबरें थी कि कुछ बेहतरी है, गवर्नमेंट खुद इस पर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी कि हम तमाम तर चीज़ों से निकल जाएंगे। 27 निकात से हमने 21 पॉइंट्स तक अपनी बेहतरी कर ली है। क्या वजह है सर FATF में दोबारा रहने की? क्या इशू है? क्या इंटरनेशनली हम लोग बेहतर लॉबिंग नहीं कर पाए? क्या मसला है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि FATF के अंदर बेशक हम लोग ग्रे लिस्ट के अंदर हैं, लेकिन वो जो एक ब्लैक लिस्ट का जो खतरा था और तलवार लटकी थी वो उतर गई, वो खत्म हो गई। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम में भी ब्लैक लिस्ट का तो खतरा बिल्कुल कतन नहीं मौजूद होगा। अभी FATF में मैं तो समझता हूँ कि बेहतरी आई है, क्योंकि जो 27 जो पॉइंट्स थे उसमें से 21 नुकात पे कंप्लायंस है और 6 नुकात के ऊपर पार्शली जो है वो कंप्लायंट हम लोग हैं। और उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि जो उनकी फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स ने जिन पॉइंट्स को रेज किया है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस, प्रोसिक्यूशंस और इस तरह के मामलात हैं उनके अंदर बेहतरी लाने के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जरूरत है काम करने की। इसमें मैं समझता हूँ दोनों गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का बड़ा रोल है कि इन्होंने मिलके जो है इस एरिया को, ये जो डेंजर एरिया था, ये खत्म कर लिया। और मैं समझता हूँ इसकी भी जो है वो स्टॉक मार्केट पे इम्प्लीकेशंस हैं कि जो एक ब्लैक लिस्ट की तलवार थी वो खत्म हो गई और मूविंग फॉरवर्ड जो है मैं समझता हूँ एफएटीएफ की इवैल्यूएशन के अंदर मुस्बत रिजल्ट्स आए हैं। उन्होंने जो उनका जो स्पोक्स पर्सन था उसने भी पॉजिटिव बात की कि 27 में से सिर्फ 6 पॉइंट्स हैं जो पार्शली कंप्लाइंट हैं और उनके अंदर भी जो है वो कंप्लायंस के चांसेस जो हैं वो मौजूद इंशाल्लाह अगले फरवरी तक वो जो है वो हो जाएंगे। अच्छा, जहां स्टॉक मार्केट की बात है वहां मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेशक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स बैंकिंग, सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर या ऑटोमोबाइल में थोड़े बेहतर आए और अच्छी बात है, लेकिन अब मैं यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि आपको याद होगा कि 2017-18 के अंदर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी स्टॉक मार्केट की वो $90 बिलियन की थी पाकिस्तान की, जो आज भी लगभग हम 40 से 50 अरब डॉलर के अंदर खड़े हैं। तो हम जो 2-3 साल से मनफी 40 अरब डॉलर के ऊपर है स्टॉक मार्केट, जो कि बेहतरी जरूर है लेकिन अभी रिकवरी को बहुत लंबा रास्ता जो है वो आगे अभी रहता है। हारून साहब, सर अभी भी थोड़ा सा कुछ चीज़ें जिस पर जैसा कि बात हो रही थी कि 6 पॉइंट्स ऐसे थे जिस पर तलवार लटक रही है, मुझे बताएं सर कि हम अगर इस तरह की चीज़ें कंटिन्यूअस देखते हैं, कभी एशिया पैसिफिक की रिपोर्ट आ जाती है, एशिया पैसिफिक ग्रुप की, कभी एफएटीएफ में हम ग्रे लिस्ट में रहते हैं, आप नहीं समझते गवर्नमेंट को थोड़ा सा सख्त स्टांस लेना चाहिए था एफएटीएफ की तरफ कि हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं, अब डू मोर से ज़्यादा नो मोर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस पर असरात पड़ रहे हैं, हमारी स्टॉक मार्केट के साथ साथ जो कमोडिटी मार्केट है दोनों पर असरात पड़ रहे हैं। ये बात सही है कि हमारे इस पर असरात पड़ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आपने खुद देखा कि एफएटीएफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे ममालिक हैं जिनके वोट हैं, सऊदी अरब, तुर्की, चीन, अमेरिका एंड अदर्स। तो अगर दुनिया का परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में, ना सिर्फ परसेप्शन बल्कि हमारे जो हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, वो एक एक चीज निकाल के सामने रखता है और हमें एक जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से जो हमारे यहाँ लैक्स रेगुलेशन थी इन द पास्ट, जिसको अभी पिछले दिनों ठीक किया गया, और जो कि ठीक किया गया इसका सबूत है कि वो पहले इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे जितने स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। तो आज वो हमारे कवानीन जो हैं वो इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को वाकई रोकने के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के हवाले से कवानीन को सख्त किया गया है। बहरहाल अगर वो ये कहा जाता है कि डू मोर, तो भाई जब हमारे पास ये 28 नुकात 1 साल से आए हुए हैं और हमने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ जी हम ये ठीक करेंगे, तो जब हमने कहा है कि हम करेंगे तो अब इसके अंदर हम दो राय नहीं रख सकते कि हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं करेंगे, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि साहब आप हमें और 6 चीजों का क्यों कह रहे हैं। लिहाजा यानी हमें 90% रिजल्ट्स नहीं देने, हमें 100% रिजल्ट्स देना होंगे इस मामले में, चूंकि हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। हारून अस्करी साहब, राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये दोनों हजरात भी होंगे, हमें कुर्बान अली साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, साबिक नायब सदर FPCCI। एक ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं तो बात को यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कुर्बान अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया स्टूडियोज़ पे, साबिक नायब सदर FPCCI, और उनके साथ साथ राना एहसान अफजल साहब, माहिर मौशियात हारून अस्करी साहब, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, 2-3 चीज़ें जिस पर FATF के हवाले से हम बात भी कर रहे थे, जैसा हारून अस्करी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हमने तमाम उनके एक्सेप्ट कर लिए हैं पॉइंट्स, हालांकि हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए थी। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी,
सबसे ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग, सबसे ज़्यादा इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ इंडिया बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको पता है कि अमरीकी जरीदे ने सारा कुछ खोल के रख दिया है। अब तो पूरी दुनिया से ऐसी खबरें आ रही हैं जो इंडिया के हालात हैं और जिस तरह के इंडिया के कई बैंक्स करप्शन में मुलविस हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं, बड़े बड़े बैंक्स, वो खबरें भी आपने देखी बैनुल अक़वामी उफ़क़ पर आई। तो क्यों हम फिर इतना ज़्यादा दब रहे हैं, जबकि हमें तो वहाँ पर इंडिया की बात करनी चाहिए? देखें, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर भी जब आप देखते हैं कि जो है वो करप्शन आपको हुकूमत की साइड पे भी नजर आती है, और लेकिन तलवारें जो तोपे हैं वो अपोजिशन की तरफ आपको सिर्फ नजर आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि FATF भी इंटरनेशनल फोरम तो है, लेकिन यहाँ भी लॉबिंग होती है, और कोई एक आधा बंदा जो टारगेट हो जाए तो फिर सारी तोपे तलवारें जो है उसी की तरफ हो जाती हैं। तो पाकिस्तान अभी इनके हत्थे चढ़ा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ी सख्ती हमारे साथ जरा ज्यादा हो रही है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि मैं समझता हूं कि हम किसी हद तक इससे निकल आ चुके हैं। जो ब्लैक लिस्ट के चांसेस को अब मैं नहीं समझता कि कतन है। जो आखिरी 6 नुकात हैं उन पे भी हम पार्शली कंप्लाइंट हैं, और अगले साल फरवरी तक अगर हम उनको भी फुलफिल कर लें तो हम इस चीज से निकल आएंगे। और बिल्कुल देखें, ये इस तरह के फोरम्स के अंदर आपको इंटरनेशनल सपोर्ट, आपके जो दोस्त ममालिक हैं उनको आउटरीच करने की जरूरत, और ये सब चीजें जो हैं वो किसी हद तक मैटर करती हैं। लॉबिंग की बहुत ज़रूरत है। कुर्बान साहब हमारे साथ मौजूद है। कुर्बान साहब, FATF का एक प्रेशर हम पर, फिर उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी के लिए दूसरा प्रेशर महंगाई, और फिर बॉर्डर्स की सिचुएशन रही। आपको पता है कि चाइना के साथ बॉर्डर बंद रहता है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर सिचुएशन हो जाती है, तो ट्रेड वहाँ से भी मुतासर होती है। अब तो खैर अफ़गान ट्रांजिट के लिए बरामद कुनदगान को जो उनके मफाद के तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है, ये एक अलग बात। लेकिन वहाँ पर चाइना बॉर्डर के साथ जो आपकी सिचुएशन गिलगित बल्तिस्तान से हो रही है, वहाँ पर ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा ली जा रही हैं, फिर उसके बाद काफ़ी अरसे कंटेनर खड़े रहते हैं जिसमें चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ज़रा ये भी हमें बता दें कि वहाँ इस वक्त क्या सिचुएशन है ताज़ा तरीन? शुक्रिया हारून साहब। आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान का मखसूस हालात है। गिलगित बल्तिस्तान आपको पता है कि जोग्राफिक हवाले से एक अहम मुकाम रखता है, CPEC का गेटवे है। हमारी जो हुकूमत CPEC के ऊपर ज़ोर देती है, मैं अक्सर क्या कहा करता हूँ कि CPEC का गेटवे गिलगित बल्तिस्तान है। आप डायरेक्ट गवादर पहुँच जाते हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान को भूल जाते हैं। आपका बॉर्डर है जो पिछले हमारा 1 अप्रैल को बॉर्डर खुलता था, कोविड की वजह से बॉर्डर बंद रहा। बीच में एक दफ़ा 4 दिन के लिए बॉर्डर खुला, एक दफ़ा 10 दिन के लिए। मेरी परसों DG चाइना से मीटिंग मुकम्मल रही। वो कह रहे कि हम 2 वीक के लिए खोल देंगे। हमारी पिछले साल के अरबों के सामान वहाँ फंसे हैं, और अभी हमारी कुछ चीज़ें ख़राब होने वाली चीज़ें थी जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह था और चीज़ें थी, तो वो इस वक्त ज़ाया हो गया। लोग, आपको पता कि रोज़गार गिलगित बल्तिस्तान में एक तो टूरिज़म है, एक तो ड्राई फ्रूट है और ट्रेड है, और उसके अलावा हमारी मादनियात है। मादनियात के ऊपर किसी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। जितने भी गवर्नमेंट आई उन्होंने ज़बानी ऐलान तो कर दिया, कोई पॉलिसी नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान का सिचुएशन अजीब सा है। इस वक्त आपका सेंट्रल एशिया के तमाम मुल्कों के साथ चाइना का बॉर्डर चल रहा है। कोविड के बावजूद वहाँ आपका ताजिकिस्तान का रोड खुला है, किर्गिज़स्तान का रोड खुला है, और तमाम जितने भी मुल्क है आज़ाद रियासतें, वहाँ के लिए कई 100 कंटेनर चल रहे हैं। और हमें कहा जाता है, हमारा दोस्त मुल्क है, हमें बड़ी अफसोस होती है कि इस बात के ऊपर हमें, कि वो कहते हैं कि जी बॉर्डर के ऊपर हम अपनी कंटेनर ला के खड़े कर देंगे और वहाँ से आप अपने कंटेनर उठाए हैं। उसके लिए भी हमने एग्री किया, और अभी तक हमारी बॉर्डर इस वक्त बंद है। टोटल पूरा साल में एक दफ़ा 10 दिन बॉर्डर खुला और एक दफ़ा 4 दिन के लिए, जिसमें एक दिन 4 कंटेनर आए हैं, एक दिन 40 कंटेनर आए हैं, और हमारी कई 100 कंटेनर फंसे हुए हैं। और हमारा दार मदार चाइना के बिज़नेस के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हैं वहाँ। तो हम समझते हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट को, महंगाई तो है ही है, महंगाई इतना ज़्यादा है, गरीब तो अभी खाना मुश्किल हो गया उसके लिए। तो आप लोगों को कारोबार करना नहीं देंगे, कितना लोगों को नौकरियां देंगे? आपने नौकरियों का वादा तो किया था, नौकरियां तो अभी तक नौजवानों को नहीं मिली। आप नौजवानों के लिए लोन का आपने वादा किया, अभी तक लोगों ने फॉर्म तो फिल किया, किसी को, मेरे ख्याल में किसी को कुछ बहुत कम सर, बहुत कम। नहीं, मेरे इल्म में तो मैं तो समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान में किसी को नहीं मिला। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को मसाइल भी थे उनके साथ, जो हालात, काम करना भी ज़रूरी है। हाँ, मखसूस हालात के
फिर अपोजिशन भी बीच में मुश्किलात खड़ी कर रही है, वो भी मामलात हैं, साथ कोविड भी थी और FATF का मसला भी था। तो मैं गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये तमाम पूरा पाकिस्तान का सिचुएशन ख़ासकर गरीब तबके के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से तो गुजर इसको रहा है। थोड़ा सा देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मैं ज़रा हारून साहब से भी इस पे बात करूँ। हारून साहब सर, डॉलर की कदर में कमी आई है, वजह आप क्या समझ रहे हैं सर? जो करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है और उसके साथ साथ जो हमारी रेमिटेंसेज आई हैं, क्या ये वजह है या फिर कोई अच्छी खबर भी है कि किसी और वजह से भी हुआ है तो अब ज़रा नीचे की तरफ आएगा मजीद? डॉलर 161 पर तो आया है। बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान के एक्सटर्नल फ्लोज में बेहतरी आई है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में रहा है पिछले 3 महीने से। रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है और इंपोर्ट्स भी जितनी होती हैं कम रही हैं। इसके साथ साथ खासतौर से जो हमारी ट्रैवलिंग होती थी, क्योंकि वो बहुत कम हुई है, उम्रे में लोग नहीं गए, हज पे लोग नहीं गए, तो उसकी वजह से भी काफ़ी से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा उसमें बचत हुई है। और रेमिटेंसेस चूँकि बढ़ी हुई हैं और पाकिस्तान के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि दीगर माशियात जो है वो कोविड के वजह से स्लो चल रही है, तो इस वक्त जो लोगों के रेमिटेंसेस आए हैं वो भी सेविंग के बदले, चूंकि सेविंग रेट ठीक है। अच्छा हारून साहब, ये तो एक वजह हो गई, मैं चाहूंगा जरा इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कर दें। पाकिस्तान का जो कर्जा है वो बैरूनी कर्जा, वो पिछले 1 साल में $7 अरब का इजाफा हुआ और 2 सालों में $17 अरब का इजाफा हुआ है। जी, पाकिस्तान के जो वनरेबिलिटीज हैं और आगे के दिनों में जो चैलेंजेस हैं, उनमें सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पाकिस्तान के पास जो एक्सटर्नल लोन्स हैं उनके लिए देखिए इस क्वार्टर में हमारे पास अभी 2.7 बिलियन रुपया 2.7 बिलियन डॉलर आए हैं, जो कि हमारी ज़रूरियत से जो हमारे पास एक्सटर्नल पेमेंट के पूरे साल की पेमेंट है वो तकरीबन 12 से 13 बिलियन डॉलर तक की है। तो हमारे पास जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो इसी मद में है कि हमारे पास एक्सटर्नल अकाउंट में जो डेट है वो बहुत ज़्यादा है और हमें उसकी जो सर्विस करनी है उसके लिए हमें डॉलर चाहिए, जिसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ख़ास तौर से हमने ये देखा पिछले दिनों सर्विस एक्सपोर्ट में काफ़ी कमी हुई है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट में हमें कमी नज़र आती है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान का कुल कर्जा जो है, पाकिस्तान का GDP का तकरीबन 87-88% हो चुका है, 87.2% के करीब जी ऑफ GDP, जबकि हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये कभी 60% से आगे नहीं गया था पिछले 4-5 सालों में ये। लेकिन अब जो है पिछले 2 सालों में GDP टू डेट जो है वो हमारा। अच्छा, मैं राना एहसान साहब ये जो बात हम कर रहे थे कर्जे की, मैं एक ब्रेक पर जाना है, मैं ज़रा वापस आऊँगा तो राना एहसान साहब से भी इस पर कमेंट लूँगा कि हम कर्जा बढ़ाएंगे तो यकीनी तौर पर कर्जा वापस करने के लिए हमारे पास अपनी रेवेन्यू जनरेशन के कोई ना कोई ज़राए होने चाहिए। लेकिन हम इस वक्त लोन ओरिएंटेड इकॉनमी तो लग रहे हैं, हम बोझ बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी ना होने के बराबर है हमारी। ज़रा वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही थी मुल्की कर्ज के हवाले से। सितंबर 2018 में मुल्की कर्ज 96 करोड़ डॉलर्स के करीब था। अब 17 अरब डॉलर का नया कर्ज ले लिया है। 96 अरब डॉलर का कर्ज पहले और फिर उस पर 17 अरब डॉलर का कर्ज नया ले लेना। इसके बाद पाकिस्तान की सिचुएशन IMF के साथ चल रही है, जो 4.3% से ज़ायद सूद पर हमने वो कर्ज ले रखा है। हारून अस्करी साहब, राना एहसान अफजल साहब, कुर्बान अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, कर्ज लेते जाएंगे हम, फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी जिसका ख्वाब लेकर आई थी ये गवर्नमेंट और काफ़ी नारे लगाए थे, कैसे करेंगे सर? अभी तो हालात ये हैं कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस ही ठीक नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको कर्ज के ऊपर एक ब्रीफ दे दूं कि इस साल
हुकूमत ने, हारून साहब ने जैसे फरमाया कि 12.2 अरब का तो बजट रखा है कि $1 बिलियन है वो बोरो, उसके अंदर से इन्होंने रीपेमेंट करनी है, वो 10.3 बिलियन की रीपेमेंट है जो इस हुकूमत इस साल के अंदर करनी है। तो आपका जो करंट जो जो एक्सटर्नल डेट बढ़ा है वो 17 अरब से बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि अब आप $113 अरब के ऊपर एक्सटर्नल डेट के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज है वो आपका जो टोटल जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो है, जो कि आपका 87.2% पे जो फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर जो आपने क्लोज किया है वो उस पर किया है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। और तकरीबन इन 2 सालों के अंदर आपने 11.3 ट्रिलियन रुपीस बोरो किए हैं, ऐड किए हैं टोटल पब्लिक डेट को सिर्फ 2 सालों के अंदर, जो पीएमएलएन की हुकूमत ने $10.7 ट्रिलियन 5 सालों में ऐड किया था। इसी तरह आपकी जो टोटल डेट एंड लायबिलिटीज हैं वो $15 ट्रिलियन से बढ़ के 30,000 अरब से लेके 45,000 अरब पे आके खड़ी हो गई हैं, जो कि 108%। राणा साहब, आपने बड़ी सही फिगर्स बताई हैं। मैं ज़रा ये चाहूँगा, ये बताएं, ये वापसी होगी तो आवाम पर किस तरह बोझ पड़ता जाएगा? बिजली गैस की मद में, अशिया ज़रूरिया महंगी होने की मद में, टैक्सेशन बढ़ जाएगी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इसकी मद में? देखिए, डेट जो होता है ना, जो कर्जा होता है, वो कुछ नहीं आपको कहता अगर आपका जीडीपी का हुजम भी बढ़ रहा हो। लेकिन बदकिस्मती से जीडीपी आपकी जो 5.8% की ग्रोथ रेट से, जो कि 300 नेगेटिव 0.4 पे चली गई, आज वो 280 अरब पे आ गई है। तो ये खतरे की घंटी है कि आप इतना ज्यादा कर्जा ले रहे हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कर्जे लिए, लेकिन 11,000 मेगावाट ऐड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो गई, एलएनजी के पोर्ट्स बन गए, आपका गवादर का पोर्ट बन गया। लेकिन इन पिछले 2 सालों में तो कुछ नहीं हुआ और फिर भी डेट चढ़ता जा रहा है और जीडीपी जो है वो स्क्वीज कर गई है। तो ये बहुत एक खतरनाक पहलू है पाकिस्तान की मईशत का। और यहाँ आपने भी शुरू में अपने इंट्रो में बताया कि शायद इकोनॉमी बेहतर हो रही है, लेकिन इकोनॉमी तो असल जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है वो जीडीपी ग्रोथ का इंडिकेटर होता है, जो कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि शायद 1% से भी ना ग्रो करे अगले साल के अंदर, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है। तो इस सूरत हाल में आपने सही फरमाया कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका पॉजिटिव चला गया है, सरप्लस हो गया है। ये इससे अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट वो पॉजिटिव है और आपको डॉलर बच गए। अवाम का, आपकी लोकल मईशत का इस चीज से कोई लिंक नहीं है। इस चीजों को तो गवर्नमेंट ने बोरोइंग करके मैनेज की जा सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अवाम की बेहतरी को ये किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। मैं यही बात जरा कुर्बान साहब से भी कर, कुर्बान साहब टैक्सेशन के मसाइल आपसे थोड़े डिस्कस हो रहे थे ऑफ द कैम, जरा बताएं वहाँ पर टैक्सेशन के जब इश्यूज आ जाते हैं तो फिर कंटेनर्स वगैरह की सूरत हाल से हट के तिजारत की क्या सूरत हाल रहेगी? अरसलान साहब, आपको पता होना चाहिए कि जो स्विस बॉर्डर के ऊपर टैक्सेशन का जो निज़ाम है, कराची के बराबरी पे वो टैक्स करते हैं और साथ उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो भी टैक्स का निज़ाम वैल्यूएशन करते हैं तो बग़ैर किसी मार्केट का सर्वे किया हुआ वो बैठ के दफ्तरों में बैठ के वो एनालिसिस करते हैं और उनको पता नहीं होता कि कितना टैक्स बढ़ा, कितना कम होना चाहिए, कोई किस आइटम का कितना टैक्स बढ़ना चाहिए। तो इस हवाले से हमने पाकिस्तान का जो डायरेक्टर जनरल है उससे भी हमने पिछले दिनों इसके ऊपर कराची में मीटिंग की और इस वक्त टैक्स का जो बढ़ाने का बग़ैर मकसद का टैक्स बढ़ा देते हैं तो आपका अफगान ट्रांजिट से स्मगलिंग, आपने स्मगलिंग को बढ़ाना है। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप जितना टैक्स बढ़ा देंगे वहाँ से स्मगलिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। कोई आइटम आपका बग़ैर स्मगलिंग का, अभी इस वक्त हर चीज़ आपको मार्केट में, मैं मिसाल देता हूँ कि एक स्लिक है वो उसकी है, वो वहाँ से आ ही नहीं रहा है, बॉर्डर से या कराची से पाकिस्तान में भरा हुआ है। वजह क्या है? अफगान ट्रांजिट के थ्रू आ जाता। आप डॉलर की बात कर रहे थे, डॉलर का रेट पेशावर से निकलता है, वजह क्या है? ये अफ़गानिस्तान के रास्ते से ये लोग स्मगलिंग करते हैं डॉलर, और यही यहाँ से इसके ऊपर काम हो जाता है कि ये डॉलर स्मगलिंग अफ़गानिस्तान से। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ये बग़ैर सोचे समझे टैक्स बढ़ा देते हैं, देखते नहीं है कि किस चीज़ वो स्मगलिंग को एक नया रास्ता दे देते हैं। स्मगलिंग बंद नहीं कर सके आज तक, इतनी बड़ी कोशिश की, मज़ीद बढ़ जाती है। बाड़ लगाने की भी कोशिश की मगर
देखने में मार्केट में चीज़ें तो बड़ी पड़ी हैं। इसके लिए एक पॉलिसी वजह करने की ज़रूरत है। बेहतर कि आप बाढ़ लगा दें तो कोई पॉलिसी क्यों नहीं वजह नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान साहब के हुकूमत को चाहिए, इनके बड़े बड़े दावे थे और उनको चाहिए इन चीज़ों के ऊपर इनको काम करना चाहिए कि टैक्स देना चाहिए, हर शहरी को टैक्स देना, हुकूमत को टैक्स देना उसकी ज़िम्मेदारी है, मगर बग़ैर किसी सोचे समझे आपने एक आइटम पे एकदम आपने अपनी मर्ज़ी से टैक्स बढ़ा दिया तो क्या गरीब आदमी के ऊपर उसका जाके ऑटोमेटिकली असर उस गरीब बंदे के ऊपर पड़ जाए। मैं ज़रा हारून साहब से भी इस पर, हारून साहब 2 साल में अब हुकूमत को तीसरी एमनेस्टी स्कीम देने का सोच रही है सर, क्या समझते हैं, ठीक फैसला है? कोई टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, कोई टैक्स नेट बढ़ा लेंगे, टैक्स बेस बढ़ा लेंगे? देखिए, एमनेस्टी के बारे में तो आपको जैसे कि पता है कि पहली, दूसरी, तीसरी और इससे पहले भी कई आई हैं, पब्लिक ओपिनियन इसकी हमेशा डिवाइड रही है और वो इस वजह से रही है कि ऑनेस्ट टैक्स पेयर ने जिसने सारी ज़िंदगी अपना टैक्स टाइम पे और पूरा दिया और जिस आदमी ने नहीं दिया, एमनेस्टी के बाद वो दोनों बराबर नहीं होते, बल्कि एक आदमी रिच होता है और दूसरा आदमी पुअर होता है और रिच आदमी उसके बराबर आ जाता है। तो इसमें एक अनफेयरनेस जो है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इकोनॉमिकली पाकिस्तान के पास जो चैलेंजेस हैं, आज भी देखिए कि हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है वो 10% से ऊपर नहीं गई है और पाकिस्तान में टैक्स लेना इतना आसान नहीं बनाया गया है। एफपीआर की रिफॉर्म्स में और इसके बारे में बातचीत का सिलसिला तो पिछली तमाम हुकूमतों ने, इंक्लूडिंग दिस हुकूमत ने, बहुत ज्यादा जिक्र किया और ये भी बहुत ज्यादा जिक्र किया कि मुखय्यर हजरात से टैक्स लेने के नए तौर तरीके जो हैं वो ढूंढे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हारून अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद, साबिक एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, राना एहसान अफजल साहब, माहिर मौशियात कुर्बान अली साहब, साबिक नायब सदर FPCCI हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।